दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। नताशा अपने में खोई हुई कहती है, अरे जो लड़का बात करना तो दूर, मुझे देखता तक नहीं था, वो आज मेरे साथ शॉपिंग को तैयार हो गया। उफ करण, आपने तो ये कहकर मेरे सोए अरमानों को जगा दिया। बस जल्दी से ये सारा झमेला खत्म हो और मैं आपकी बाहों से सीधा आपके बेडरूम में आपके साथ एक बेड शेयर कर जन्नत की सैर पर निकल जाऊं। पत्नी हुस्न की मलिका तो पति सादगी और सच्चाई की मूरत। वाह, क्या मिलन होगा जब आग और पानी एक साथ जन्नत की सैर पर रवाना होंगे। वो करण को लेकर अपने हसीन सफ़र की ओर गोते लगाने लगी। उसे खुद में खोए देख उसकी नज़रों और चेहरों पर झलक रही मक्कारी करण की नज़रों से बच नहीं सकी। वो उसके बदलते हाव भाव देख दृढ़ता से कहता है, नताशा, मेरी बातों से तुम्हारे दिल में जो तूफान उठ रहे हैं ना, तुम क्या समझती हो? मुझे एहसास नहीं कि तुम्हारी फितरत कैसी है, क्या चल रहा है तुम्हारे इस सातिर दिमाग में। तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हूँ। मैं ये मत भूलो, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर हासिल कर लोगी, ये संभव नहीं। तुम्हें क्या लगा कि अपने जिस्म की झलकियाँ दिखा तुम मुझे पागल कर दोगी? तो तुमने गलत आदमी से पंगा कर लिया। अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़कियों की तरफ देखना भी करण की बुक में नहीं। इस जन्म तो क्या, करण तो 7 जन्मों तक सिर्फ अंकिता का होकर रह गया है। प्यार कोई चाय का प्याला नहीं नताशा, जो आज इसके मुँह कल उसके मुँह। प्यार तुम्हारे लिए बेशक शरीर की भूख बन सकता है, लेकिन करण गोयल के लिए ये एहसास बहुत कीमती है, जो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा। मैंने आज तक अंकिता के शरीर को कभी नज़र भर देखा ही नहीं, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में इतनी खूबियाँ हैं कि उनसे ही कभी मेरी नज़रें ही नहीं हटी। और करण की नज़रें सिर्फ उसकी पाक रूह, उनकी सादगी, उनकी निश्चलता, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र तक ही सीमित रही हैं, समझी। बेशक इस जन्म में हमारा मिलना तकदीर में नहीं लिखा, इसके बावजूद करण से अंकिता की पाक मोहब्बत को कोई छीन नहीं सकता। किसी लड़की में इतनी ताकत नहीं जो करण की रूह से अंकिता को जुदा कर सके, क्योंकि करण की हर सांस पर सिर्फ अंकिता का हक है। भले ही मुझे इस जन्म में उनका साथ नहीं मिला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे लिए उनका प्यार कम हो गया। करण तो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ उनसे मोहब्बत करेगा। इस जन्म में मैंने सब्र कर लिया, लेकिन अगले जन्म में करण भगवान के आगे अंकिता के लिए गुहार नहीं लगाएगा। यदि अगले जन्म में मेरे हाथों में अंकिता से शादी की रेखा नहीं खींची भगवान ने, तो मेरा वादा है ईश्वर से, मैं अंकिता को सबके सामने उससे छीन कर ले जाऊंगा, क्योंकि हर बार करण खामोश नहीं रह सकता। नताशा को देख हल्की मुस्कान लेकर कहता है, मुझे सिर्फ थोड़ी देर के ड्रामे के लिए तुम्हारा साथ चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम में, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तुम्हें मेरे करीब देख अंकिता विचलित हो जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो नताशा के सामने हाथ हिलाते हुए कहता है, नताशा, कहाँ खो गई तुम? चल रही हो मेरे साथ या फिर मैं अकेले? नताशा एकदम से चौंकते हुए जल्दी से खड़ी हो उससे लिपटते हुए कहती है, करण, मैं तो कब से रेडी हूँ, आप ही पता नहीं कहाँ खोए हैं। चलिए, नहीं तो आपकी बहन पायल नाराज़ हो जाएगी। करण उसे अपने से दूर करते हुए
सपाट लहजे में कहता है, नताशा प्लीज़ थोड़ा दूर रहो। तुम कहाँ खड़ी हो, इसका तो ध्यान रखो। नताशा धीरे से कहती है, सॉरी करण। इतना बोल 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, चलें अब। करण हल्की मुस्कान ओढ़कर कहता है, हाँ चलो। दोनों ऊपर आते हैं। दूसरी तरफ दिशांत अंकिता सेकेंड फ्लोर पर ज्वेलरी देख रहे थे। वहीं पायल इस वक्त दूसरे सेक्शन में थी, जिसकी वजह से उसकी नज़र दिशांत पर नहीं पड़ी। उसने गुड्डा के लिए कुछ डायमंड की छोटी छोटी बालियां, हाथों के कड़े और सिल्वर का झुनझुना निकालकर एक साइड रखवा दिए। वो अपना फ़ोन निकालकर करण को कॉल लगाती है। इधर अंकिता को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। भानु ने उसके आगे एक से बढ़कर एक डिजाइन रख दिए, लेकिन अंकिता को उसमें से कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में करण नताशा को लेकर हलचल मची हुई थी। वो बेचैनी से बार बार नीचे के फ्लोर पर देख रही थी। इतने में ही करण की आवाज़ सुन वो उस दिशा में घूमती है। एक बार फिर करण को नताशा के साथ देख उसकी आंखें बंद हो गई। दिशांत उसके पास उसके फेस को देख गंभीर आवाज़ में कहता है, अंकी मुझे बताओगी आखिर तुम्हें कैसी डिज़ाइन पसंद आएगी? इन्होंने तुम्हें लेटेस्ट और यूनिक डिज़ाइन बताए हैं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा। अरे यार, हाथ में लेकर देखो तो सही, एक बार ट्राई करो खुद पर। अंकिता गहरे स्वर में कहती है, तुम अच्छे से जानते हो लड्डू, मुझे सोबर चीज़ें पसंद आती हैं। तो वो ऊंचे स्वर में कहता है, मेरी पसंद इतनी चीप नहीं लड्डू। यह तुम्हें पसंद आ रही है तो तुम खरीद सकते हो। मुझे सिर्फ थोड़ी देर शादी के वक्त इन्हें पहनना है, उसके बाद ये लाकर की शोभा बढ़ाएंगी। अंकिता के व्यंग भरे टोन सुन करण का दिल विचलित होने लगा, लेकिन वो खुद को कंट्रोल में कर फ़ोन पर पायल से बात करते हुए कहता है, पायल मैं और नताशा तेरे पास हेल्प के लिए आ ही रहे हैं। नताशा ने सगाई की अंगूठी फाइनल कर ली है, अब खाली मंगलसूत्र लेना बाकी है। उसके बाद हम इन्हें सगाई का जोड़ा और दिलवा दें, फिर सीधा तीनों घर के लिए निकलेंगे। करण की बात सुन पायल का सर घूम गया। वह हैरानी से कहती है, भाई ये आप क्या? करण गंभीर आवाज़ में कहता है, पायल कहा ना, मैं आकर देखता हूँ। इतना बोल फ़ोन रख अंकिता पर उड़ती नज़र डाल गहरे स्वर में नताशा का हाथ पकड़कर कहता है, नताशा पायल के पास हम बाद में चलते हैं। ऐसा करो तुम मेरा कहा मानो तो खुद के लिए इस फ्लोर से डायमंड का मंगलसूत्र देख लो। आई थिंक शादी के बाद गर्ल्स के लिए ये सबसे कीमती और ख़ास जेवर हैं, जिसे वो कभी अपने गले से उतारना नहीं चाहेगी। और हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, ऊपर से पति भी अपनी बीवी के गले में चमकते इन काले धागों की डोर में बंधा उसकी तरफ खींचा चला आएगा। करण के मुंह से इस तरह की बातें सुन अंकिता के कान गर्म हो गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही करण है जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी। 1 महीने में उसकी सोच, उसकी पसंद इस हद तक बदल जाएगी, ये उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। वो दिशांत के कहने पर अपने हाथ में पकड़े उन सोने के मंगलसूत्र को पकड़े, कभी करण नताशा को तो कभी उस मंगलसूत्र को देखने लगी। वहीं अंकिता को इतना बेचैन देख करण का दिल अपनी रफ्तार से भी तेज धड़क रहा था। वो उसकी नम आँखों, कांपते होंठ और हाथों को देख मन में कहता है, सॉरी यार। वहीं नताशा के कदम तो आज धरती पर नहीं थे, क्योंकि करण आज उसे बैक टू बैक शॉक्ड किए जा रहा था। वो खुश होते हुए फिर से उसके कंधे पर हाथ रख बड़ी अदा से कहती है, बोल तो
तुम एकदम सही रहे हो। लेकिन करण, पायल वहाँ हमारा। करण अंकिता देशांत को तिरछी निगाहों से देख अपने कांपते हाथों से नताशा का हाथ पकड़ गहरी आवाज़ में कहता है, नताशा, पहले ये काम ज़रूरी है। यदि तुमने अपनी शॉपिंग नहीं की तो मम्मी नाराज़ हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता सगाई वाले दिन मम्मी तुमसे नाराज़ हों। और हल्की मुस्कान लेकर कहता है, पहले तुम्हारी शॉपिंग, उसके बाद हम पायल के साथ पास चलते हैं। इतना बोल नताशा का हाथ थामे देशांत की बगल में खड़े होकर सामने रखी ज्वेलरी को देख देशांत से फार्मली बात करते हुए कहता है, सर, यदि आपने इनमें से कुछ नहीं लिया हो तो क्या हम ये वाला पीस दे सकते हैं? देशांत करण के हाथ में पकड़े उस मंगलसूत्र को देखकर कहता है, जी बिल्कुल, वैसे भी मेरी फियांसे को ये पसंद नहीं आ रहे, आप शौक से देखिए। और इतना बोल अंकिता को देख गहरी आवाज़ में कहते हैं, बेबी डॉल, यदि यहाँ से कुछ पसंद नहीं आ रहा तो हम कहीं और। अंकिता करण को देख गंभीर आवाज़ में कहती है, लड्डू, कहा था मैंने तुमसे मुझे अजमेर के अलावा कहीं नहीं जाना, लेकिन तुम नहीं माने। फालतू यहाँ वहाँ आकर टाइम ख़राब किया। मुझे यहाँ सच में कुछ पसंद नहीं आया, और जब कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो वहाँ दिमाग लगाना बेकार है। ऊंची दुकान, फीके पकवान वाली बात हो गई। इसे तो हमारा अजमेर ही अच्छा है। अब चलो, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हम अपनी शादी का जोड़ा भी अपने शहर से लेंगे। इतना बोल नम आँखों से करण को देख वहाँ से तेज कदमों से नीचे चली जाती है। देशांत अंकिता को आवाज़ लगाकर कहता है, बेबी डॉल, रुको, मैं अभी आया। वो करण को तिरछी नज़र से देख मन में कहता है, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। अपनी बीबी के लिए और कुछ लूं या नहीं, नथ और मंगलसूत्र तो अपनी पसंद का जरूर लूँगा। इतना बोल एक बड़ी सी नथ जिसमें छोटे छोटे जड़ाऊ रत्न लगे हुए थे और उनमें से एक गोल्ड का छोटा सा बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र। लेकिन भानु से कहते हैं, इसे आप पैक करवा दीजिए। भानु हल्की मुस्कान लेकर कहता है, सर, आपकी चॉइस यकीन से कह सकता हूँ मैडम को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि जो आपने लिया है वो हमारी शॉप का सबसे ख़ास पीस है। आप इसे लेकर नीचे आइए, पेमेंट नीचे ही होगा। निशांत धीरे से कहता है, थैंक यू। इतना बोल नताशा के कपड़ों पर एक नज़र डाल तुरंत वहाँ से निकल गया। वो थोड़ा सा आगे बढ़ पीछे मुड़कर एक बार करण को देख मन में सोचता है, करण, ये तुम्हारा किरदार नहीं हो सकता। लड्डू की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मुझे गॉड गिफ्ट है इंसान का चेहरा देख मैं उसके एहसास समझ जाता हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम ये सब जानबूझकर बेबी डॉल के सामने नाटक करके इस लड़की का साथ क्यों दे रही हो? ये मेरी समझ के परे है। दो नताशा को जैसे ही देखता है, नताशा देशांत को देखते ही करण के बैग को थाम मुस्कुरा देती है। देशांत उसकी हरकत देखकर कहता है, मुझे बार बार क्यों लग रहा है ये लड़की कोई बड़ा प्लान कर रही है, लेकिन इसकी बेबी डॉल से क्या दुश्मनी है? यदि इसकी बातों में जरा भी सच्चाई है तो करण और इसकी शादी तय है। इसका रास्ता तो क्लियर है, क्योंकि मेरी और अंकी की शादी में तो अब दिन ही नहीं बचे हैं। फिर ये लड़की अंकी के सामने क्यों ड्रामा कर रही है? इधर करण की आवाज़ में भी मुझे कंपन सा महसूस हुआ। आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? उसकी पसंद ये लड़की हरगिज नहीं हो सकती। और वो अपने धुन में आगे बढ़ रहा था कि सामने से गुस्से से भरी आती पायल से टकरा गया। देशांत के धक्के से पायल एकदम से लड़खड़ाती सीढ़ियों की तरफ गिरती
उससे पहले ही देशांत ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया, जिससे पायल देशांत की बाहों में समाकर उसके सीने से लिपट गई। पायल के सीने से लगते ही देशांत अपने आप से कहता है, पायल। वो एकदम से उसे खुद से अलग करता है कि उसकी नज़र नीचे खड़ी अंकिता पर ठहर जाती है। पायल को देशांत की बाहों में देख अंकिता के कदम उसी जगह ठहर गए। वहीं देशांत से अलग हो पायल गुस्से में देखकर नहीं चल देशांत की तरफ देख उसके शब्द ही वहीं विराम पा गए। वो एकटक देशांत को देखने लगी। इधर पायल को खोए देख देशांत गंभीर स्वर में, सॉरी, वो जल्दबाजी में आपसे टकरा गया। वो पायल को अपने से दूर कर उसके गले से हाथ निकालता कि पायल के खुले बालों में देशांत के हाथ में पड़ा मंगलसूत्र और नथ दोनों अटक गई। वो उसे देख झटके से हाथ ऊपर करता है कि बालों के खींचने से पायल की हल्की सी चीख निकल गई। वो उसे देखते हुए कहती है, वो मेरे बाल शायद कहीं फंस गए। देशांत गंभीर आवाज़ में कहता है, मेरी ज्वेलरी फंस गई है, वेट मैं निकालता हूँ। इतना बोल पायल के बालों से लिपटी नथ और मंगलसूत्र को बड़ी ही सावधानी से निकालने लगा। दोनों इस समय बेहद करीब थे। अंकिता वहीं खड़ी दोनों को गहरी नज़रों से देख रही थी। वहीं देशांत की बेचैनी अंकिता को देख बढ़ रही थी। जब काफ़ी मशक्क़त के बाद भी पायल के बालों से ज्वेलरी नहीं निकली तो देशांत पायल को देखते हुए अपना हाथ जोर से आगे की ओर खींच मुट्ठी बंद कर एक हाथ से पायल को पीछे पुश करता हुआ उसे गहरी नज़रों से देख नीचे चला जाता है। देशांत के आने से पहले ही अंकिता शॉप से बाहर निकल गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वहीं करण सामने लगी स्क्रीन से दोनों को बाहर जाते देख फुर्ती से उठते हुए कहता है, ओह गॉड नताशा ओ सॉरी, मुझे एक अर्जेंट काम था, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। तुम आराम से अपने लिए ज्वेलरी देखो, मुझे पायल को लेकर निकलना होगा। इतना बोल उसका जवाब सुने बिना पायल की ओर बढ़ जाता है। वहीं पायल तो अभी तक सीढ़ियों पर खड़े उस इत्तेफाक में खोई देशांत की खुशबू को महसूस कर रही थी। पायल को यूं खोए देख करण गहरे स्वर में कहता है, पायल कहाँ खोई हो, चलो गुड्डा का सामान। पायल उसकी आवाज़ सुन गुस्से से कहती है, भाई आप इस नताशा की बच्ची के लिए मुझे इग्नोर। करण पायल का हाथ पकड़ गंभीर आवाज़ में कहता है, पायल ज़रूरी नहीं जो दिखता हो वो सब सच हो। समझदार हो, शायद समझ जाओ। तुम अपने भाई को अच्छे से जानती हो, इसके आगे भी तुम्हारी मर्जी, जो सोचो। मेरे बारे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चलो हम गुड्डा। पायल शांत लहजे में कहती है, भाई मैंने खरीद लिया, पैक होकर नीचे ही मिलेगा। आइए ये चिपको हमारे पीछे दोबारा लगे, उससे पहले हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। दोनों फुर्ती से नीचे आते हैं। वहीं नताशा रेलिंग को पकड़ करण को देखते हुए कहती है, एसडीएम साहब आपको इतनी आसानी से हम नहीं छोड़ेंगे, आप हमें बेवकूफ़ बनाकर नहीं भाग सकते। नताशा बहुत पहुंची हुई रकम है, आपको बॉटल में कैसे उतारना है ये नताशा अच्छे से जानती है। आप भले ही मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग गए, लेकिन मैं यह जिस मकसद से आई थी वो पूरा हो गया। उस डॉक्टर के दिल में आपके लिए जहर भर दिया है, अब उससे तो खतरा नहीं बेटा। अब इस देशांत नामक कीड़े को पायल की ज़िंदगी से आउट कर दूं, फिर आंटी पक्का मुझे अपने घर की बहू बना लेंगी, फिर हर रात आपसे बदला लेंगे। एसडीएम बाबू आपकी बाहों में आकर भी आपको जब मेरे हुस्न को छूने की इजाज़त नहीं मिलेगी तब मज़ा आएगा आपकी तड़प देख। वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए करण पायल को देखने लगी। वहीं अजमेर में दीवान जी अक्षत और कृष्णा के साथ लेकर गुरुजी के आश्रम निकल पड़े। वहीं अग्रवाल हाउस में नाश्ते के बाद राज शीतल और कुशा के साथ नेहू को
अपनी गोद में लिए रूम में आता है। नेहू को गोद में लिए राज शीतल और कुशा को साथ लेकर अपने रूम में आ जाता है। शीतल तो रूम में आते ही नेहू को बेड पर लिटा उससे खेलने में मस्त हो गई। वहीं कुशा भी झट से शीतल की बगल में बैठ अपनी आंखें मटकाती हुई कहती है, हैंडसम, गेट बंद करके जल्दी से आप भी हमारे पास आ जाइए। देखिए तो नेहू को ब्यूटीफुल के साथ कितना हैप्पी होकर खेल रहा है। कुशा के बोलते ही राज शीतल एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठे। राज गेट लॉक कर शीतल की साइड में बैठ नेहू कुशा को देखता है तो दोनों खुश होकर उसकी सोना के साथ खेल रहे थे। नन्हा नेहू तो शीतल की बातों से खिलखिलाकर हंसते हुए अपने हाथ पैरों को इतनी जोर से चला रहा था जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। शीतल कुशा भी उसकी किलकारियाँ सुन तरह तरह के मुंह बनाकर उसके साथ बच्चों जैसे नौटंकी करने लगी। राज उन तीनों की मस्तियाँ देख मुस्कुरा उठा। कुशा राज की गोद में चढ़कर नेहू की तरफ झुकते हुए उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है, नेहू बेबी, आपको पता है अब हमारे साथ खेलने को 2 छोटे बेबी और आ रहे हैं, एक राघु बुआ का और दूसरा सेजल चाची का, है ना चाची? शीतल अपनी पलकें झपका कर मुस्कुराते हुए कहती है, यस प्रिंसेस। एकदम से कुशा राज शीतल को देख मुंह बनना मटका कर कहती है, हैंडसम, अब आप और ब्यूटीफुल भी हमारे लिए एक प्यारा सा स्वीट रसगुल्ला जैसा भाई ला दो ना, फिर हम सब उसके साथ खूब मज़े करेंगे। यस, अब तो मैं अपने टीम की लीडर बन जाऊंगी। हुर्रे, मैं बहुत जल्द सब बच्चों की बड़ी दीदी बनने वाली हूँ। वो खुश होकर कहती है, चाची, अब यदि किसी ने मेरा कहना नहीं सुना ना तो हैंडसम जैसे मैं सबकी क्लास लगाऊंगी। और मुंह पर हाथ रख हंसते हुए कहती है, चाचू, अब तो पुलिस ऑफिसर की प्रैक्टिस घर में ही हो जाएगी। वाह, खूब मज़ा आने वाला है। इतना बोल खुश होते हुए पूरे कमरे में दौड़ लगाती राज को पीछे से गले लगा झूमने लगी। उसको खुश होते देख राज शीतल की तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, प्रिंसेस, आपकी विश जल्दी पूरी होने वाली है। बहुत जल्द आपको हैंडसम और ब्यूटीफुल मिलकर एक प्यारी सी बिल्कुल आपकी तरह एक सिंड्रेला देने वाले हैं। आप हैंडसम के प्रिंसेस और आपकी छोटी बहन हैंडसम की सिंड्रेला। कुशा खुश होकर कहती है, सच हैंडसम, लेकिन चाची, हमें नेहू जैसे भाई चाहिए। शीतल उसकी बात सुन राज को देखते हुए हैरानी से कहती है, भाई क्यों डॉल? कुशा धीरे से कहती है, चाची, कल रात नानी का फ़ोन आने के बाद से मम्मा बहुत सैड हो गई थी। वो पापा को बोल रही थी यदि मम्मा के पास भाई होता तो नानू नानी को हर छोटे काम के लिए उन्हें नहीं बोलना पड़ता। पापा को बार बार अपना काम छोड़कर नानू के पास नहीं जाना पड़ता। कल रात मम्मा नानी नानू को अकेले देख बहुत ज़्यादा अपसेट थी चाचू। उन्होंने तो नेहू को दूध भी नहीं पिलाया, वो भूखा ही सो जाता यदि पापा उसे बोतल बूबू नहीं पिलाते। इसलिए ना हमें 2 भाई चाहिए चाचू। हम आपको पापा मम्मा और ब्यूटीफुल को कभी सिर्फ नहीं देख सकते। चाची, दादू दादी के पास जैसे पापा और हैंडसम हैं वैसे ही हमारे पास भी 2 भाई होने चाहिए। उस छोटी सी बच्ची के मुंह से इतनी गहरी बात सुन राज शीतल एकदम से निशब्द हो गए। राज कुछ देर तक उसे अपने सीने से लगाकर बैठा रहा, फिर उसको प्यार से समझाते हुए कहता है, प्रिंसेस, मम्मा नानू की तबीयत को लेकर सैड थी और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ आपके पापा नानू नानी को क्या कहकर बुलाते हैं? कुशा धीरे से कही, मम्मा, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं चाचू। राज उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, हाँ तो फिर वो भी उनके बेटे ही हुए ना प्रिंसेस। नानू नानी के पास तो बेटी बेटा दोनों ही है ना बच्चे। वो उसके भोले मन को समझाते हुए कहता है, नानू नानी अकेले नहीं हैं डॉल, उनके पास
मम्मा पापा, मैं ब्यूटीफुल, आप नेहू, दादी दादू, सब हम सब हैं, समझे। राज उसके भोले मन को दूसरी जगह घुमाते हुए कहता है, प्रिंसेस, मुझे तो इस नेहू बेबी से ज़्यादा आप पसंद हो। नेहू आपकी चाची और मम्मा का चमचा है और आप पापा और मेरी जान हैं, समझी। उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहता है, अच्छा ये बताओ, घर में नेहू और आप में से किसे ज़्यादा प्यार मिलता है? कौन सबकी आंखों का तारा है? कुसा आंखें मटकाते हुए कहती है, ऑफ कोर्स सब मुझे प्यार करते हैं हैंडसम दादू, और आपकी तो हम जान हैं। दादी बुआ, दीनू दादू, देव चाचू सब मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कुसा खुश होकर कहती है, फिर तो हैंडसम हमें भी आपसे और चाची से सिंड्रेला चाहिए, हमारी छोटी बहन। हम दोनों बहनें मिलकर नेहू के साथ खूब मस्ती करेंगे। राज हल्की मुस्कान लेकर कहता है, ये हुई ना बात, आप प्रॉमिस करिए आप मम्मा को भी समझाएंगी, उन्हें हैप्पी मूड में लाएंगी। कुसा खुश होकर कहती है, प्रॉमिस हैंडसम, हम हमेशा मम्मा का ध्यान रखेंगे चाचू, उन्हें सेट बिल्कुल नहीं होने देंगे। चाची अब हम दादू दादी पापा मम्मा सबको अपनी छोटी बहन के बारे में बता कर आते हैं। इतना बोल राज शीतल के गालों को चूम गेट खोलकर नीचे चली जाती है।